जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 22 VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए सोशियोलॉजी के VBA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर वाला और भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और दोस्तों, ये जो उत्तर लिखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, वह जो एक शब्द में, एक वाक्य में या फिर अधिकतम 50 शब्दों के आसपास में ही लिखना है, उससे लंबा नहीं लिखना है। इसके बाद दोस्तों, ये जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपका प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी प्रश्नों को हल करने पर आपको 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है कि लिंग अनुपात का क्या अर्थ है। ये जो पूछा गया है कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि लिंग अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात भी कहा जाता है, और इस अनुपात को स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग देने के पश्चात 1000 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, भारत में लिंग अनुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या से है, और स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि लिंग अनुपात का क्या अर्थ है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। हम लोग देखते हैं कि झारखंड में लड़कियों को जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है क्लास 11-12 में, तो उन लोगों को जो है सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है या फिर क्या छात्रवृत्ति दी जाती है, जो इसी के नाम पर है, सावित्रीबाई फुले के नाम पर। तो ये कौन थे, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि सावित्रीबाई फुले, जिसका जन्म 1831 में, मृत्यु 1897 में हुआ था, तो देश में बालिकाओं के लिए बनी पहले विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जो आपका दिया गया था कि सावित्रीबाई फुले कौन थी, तो वह कौन थी ये हम लोग समझ गए हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बीपीओ क्या है। ये जो आपका शॉर्ट नेम यहाँ दिया गया बीपीओ, तो इसका पूरा नाम क्या है और इससे आप लोग क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कि बीपीओ का पूरा रूप है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यह सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाध्य स्रोतों के प्रयोग का उपयोग कहा जाता है, जैसे कि कॉल सेंटर। यह उन प्रमुख उद्योगों में से है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ता जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। इससे संबंधित आप लोग जो है क्लास 10 में भी पढ़े होंगे सिविक्स में, तो दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों अर्थात अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगता है, तब उसे दबाव समूह कहते हैं। और ऐसे समूह अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कानून बनाने या संशोधन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने लगते हैं, तो इन्हें दबाव समूह कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जनसंपर्क के साधन को मास मीडिया क्यों कहते हैं। जनसंपर्क के जो साधन है आप लोग जानते ही होंगे, इंटरनेट है, रेडियो है या फिर न्यूज़पेपर इत्यादि हैं, तो उसको मास मीडिया क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्में, रेडियो आदि, और उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है। आगे हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचता है, यानी कि मास में पहुंचता है, समूह में पहुंचता है, इसीलिए इसको जो है मास मीडिया कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि तिभागा आंदोलन क्या था। तिभागा आंदोलन क्या था, तो इसका जो उत्तर होगा कि ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे तिभागा या फिर तिभागा आंदोलन कहते हैं, और बंगाल प्रेसिडेंसी इसका प्रमुख क्षेत्र था। और यह आंदोलन 1946-47 में हुआ था, देश के आज़ादी से लगभग थोड़ा सा पहले।
और दोस्तों यह आंदोलन बटाईदारों का था जो फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे, न कि आधा या इससे भी कम। और यह आंदोलन वास्तव में छोटे किसानों का था और ये आर देसाई कहते हैं कि यह आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक संघर्ष था, लेकिन इसने राजनीतिक रंग ले लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तिभागा आंदोलन क्या था और यह कहाँ पर हुआ था और क्यों हुआ था और कब हुआ था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि औद्योगिकीकरण का संबंध आंतरिक उत्पादन के उदय से है और यह शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे कि वाष्प या विद्युत पर अधिक निर्भर होता है। और दूसरे शब्दों में यह प्रौद्योगिकी उन्नति की वह प्रक्रिया है जो सामान्य उपकरणों से चलने वाले घरेलू उत्पादन से लेकर बृहद स्तरीय कारखानों के उत्पादन तक संपन्न होती है। और दोस्तों ये जो औद्योगिक क्रांति है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग से। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 7वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि खदान एक्ट 1952 का परिचय दें। खदान एक्ट 1952 क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि बताया जाता है कि केवल कोयले की खान में 5.5 लाख लोग काम करते थे और उनके कामकाज, मजदूरी, सुरक्षा आदि बिंदुओं पर भारत सरकार द्वारा खदान एक्ट 1952 लागू किया गया। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति खान में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है और यदि वह निर्धारित अवधि से अतिरिक्त काम करता है तो उसे घंटे के हिसाब से अलग भुगतान होना चाहिए और खदान कामगारों के लिए निर्धारित सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 8वें प्रश्न के उत्तर को देखा। और दोस्तों इस तरह से आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो कुल 8 का हम लोगों ने उत्तर देख लिया है। इसके बाद आपका नंबर आता है खंड ख या फिर सेक्शन ख का, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसमें केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। 6 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों के आसपास में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आपको 18 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो 9वां प्रश्न पूछा गया, यानी कि पहला लघु उत्तरीय प्रश्न, वह है कि आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। आधुनिकीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि आधुनिकीकरण की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है नगरीकरण। आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता नगरीकरण है और नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरों का उद्भव, प्रसार एवं विकास होता है, जिसमें व्यक्ति नवीन जीवन पद्धति, मूल्यों, आर्थिक उन्मेषों, उत्पादन प्रविधियों तथा नई मनोवृत्तियों का सृजन कर जीवन निर्वाह करती है। और इसके परिणाम स्वरूप परंपरावादी दृष्टिकोण तथा विचार समाप्त होने लगते हैं और समाज में आगे हम लोग बढ़ें और समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील होने लगती है। तो ये पहली विशेषता है। इसका दूसरी विशेषता है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण आधुनिकीकरण की आत्मा है और औद्योगिकीकरण आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीनों के द्वारा अधिकाधिक मात्रा में आधुनिक वस्तुओं का निर्माण कर बाजारों का विस्तार किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी 60 के दशक में, 1960 ईस्वी के आसपास में, विशेष करके पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में, तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो उसका यहाँ पर वर्णन करना है, चर्चा करना है। तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और पहली विशेषता है कि अधिक उपज देने वाली फसलों के कार्यक्रम लागू किए गए। दूसरी विशेषता है कि बहुफसल कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट में लिखना है कि हरित क्रांति के लिए जरूरी था कि खेती वर्षा पर निर्भर न रहे और इसके लिए बड़ी छोटी सिंचाई की योजनाएं बनाई गई। इसके अगला जो विशेषता है कि सरकार द्वारा रासायनिक खादों के उपयोग पर बल दिया गया। और पांचवी विशेषता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक तथा कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्ति की
चर्चा करें। ये जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्ति की चर्चा करें, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि नगरीकरण ने विभिन्न रूपों में भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है और इसने संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि गतिविधियों में आमूल परिवर्तन लाए हैं। और इसके प्रभाव को निम्न रूप में समझा जा सकता है। क्या क्या प्रभाव हुए हैं, तो पॉइंट वाइज हम लोग जो लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन। भारतीय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त आधार जाति व्यवस्था रही है और इस व्यवस्था में व्यक्ति को जन्म से ही उसका कर्म, हैसियत तथा पद निर्धारित रहे और नगरों की जीवन शैली जाति व्यवस्था के प्रतिकूल है। इसका दोस्तों दूसरा पॉइंट में लिखना है परिवार व्यवस्था में परिवर्तन। नगरीकरण ने भारतीय परिवार को प्रभावित किया है और भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है और इसका आधार विभिन्न पीढ़ियों के सदस्यों का एक साथ रहना, एक साथ खाना, संपत्ति का संयुक्त होना और संस्कारों में एक साथ भाग लेना आदि था। इसका दोस्तों तीसरा जो पॉइंट लिखना है ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन। नगरीकरण ने ग्रामीण समुदाय को प्रभावित किया है और नगरों में नागरिक जीवन की सुविधाएं, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर तथा चिकित्सा की व्यवस्था आदि अधिक उपलब्ध हैं और इन सुविधाओं ने ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 11वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है कि भारतीय जाति व्यवस्था पर पड़ने वाले औद्योगिकीकरण के प्रभावों की चर्चा करें। भारतीय जाति व्यवस्था पर पड़ने वाले औद्योगिकीकरण के प्रभावों की चर्चा करें। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि भारतीय जनजीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से अछूता रहा है और इसके प्रभावों को निम्न रूप में समझा जा सकता है। आगे हम लोग इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट में कि परिवार एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण ने भारतीय परिवार को काफी प्रभावित किया है और आज संयुक्त परिवार के स्थान पर छोटे छोटे एकाकी परिवार बन रहे हैं और परिवार में सामूहिकता की जगह व्यक्तिवाद उभर रहा है। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे जाति एवं आधुनिकीकरण और इसमें लिखना है कि भारतीय समाज की एक अनोखी विशेषता के रूप में जाति व्यवस्था रही है और इस व्यवस्था में व्यक्ति को जन्म से ही उसका कर्म, हैसियत तथा पद निर्धारित रहे और आधुनिकीकरण के प्रभाव में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उनकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, योग्यता एवं क्षमता आदि पर होने लगा। इसका दोस्तों आगे बढ़ें तो इसमें अंतिम पॉइंट लिखना है तीसरा पॉइंट कि ग्रामीण समुदाय एवं आधुनिकीकरण और इसमें लिखना है कि आधुनिकीकरण ने ग्रामीण समुदाय को प्रभावित किया और आधुनिकीकरण में नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, व्यवसायिक गतिशीलता, यातायात के साधनों, रोजगार के अवसर, धन एवं योग्यता का महत्व आदि बढ़ा। दोस्तों इसके बाद आगे लिखेंगे कि इन परिस्थितियों ने गांव को अपनी ओर खींचा और वे आधुनिकता को स्वीकार किए। तो इस तरह से हम लोगों ने 12वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया है। इसका दोस्तों आपका 13वां प्रश्न है कि भारतीय समाज में भूमि सुधार के प्रमुख कदमों की चर्चा करें। भारतीय समाज में भूमि सुधार के कौन कौन से कदम उठाए गए, तो इसका जो उत्तर लिखना है कि भारतीय समाज में भूमि सुधार का अभिप्राय कृषि भूमि के स्वामित्व एवं परिचालन में किए जाने वाले सुधारों से है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भूमि सुधारों की आवश्यकता को महसूस किया गया और बाद में पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों की निर्धनता विरोधी रणनीति के मूलभूत भाग के रूप में घोषित किया गया। आगे हम लोग लिखेंगे कि भारतीय समाज में भूमि सुधार के प्रमुख कदम निम्न है। कौन कौन से कदम है, तो पहला कदम है मध्य वर्ग की समाप्ति और दूसरा है काश्तकारी सुधार। तो इस तरह से हम लोगों ने 13वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका 14वां प्रश्न है कि भारतीय समाज में प्रांतीयता की समस्या की चर्चा करें। प्रांतीयता का या फिर कहा जाए तो क्षेत्रवाद की समस्या की चर्चा करें और इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भारत में सामुदायिक विघटन की एक अन्य समस्या प्रांतीयता की है अर्थात क्षेत्रवाद की है, जिसने स्वतंत्रता के बाद अत्यधिक विषम रूप धारण करके बड़े बड़े संघर्षों तथा हिंसक आंदोलनों को जन्म दिया है। और सांप्रदायिकता की समस्या जहां धार्मिक आधार पर आत्मकेंद्रित तथा परस्पर विरोधी समूहों का निर्माण करती है, वहीं क्षेत्रवाद यानी कि प्रांतीय में संघर्ष, विरोध तथा घृणा का आधार एक विशेष क्षेत्र के प्रति वहां के निवासियों की अंधभक्ति का होना है। भारतीय समाज में प्रांतीयता की समस्या के निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण है, तो इसका वर्णन नहीं करना है बल्कि संक्षेप में इसी तरह से लिखना है, जिसमें पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक स्वार्थ, तीसरा में भाषाई भिन्नताएं, चौथा में भौगोलिक कारण, पांचवा में सांस्कृतिक भिन्नताएं और छठा में ऐतिहासिक कारण और सातवां में मनोवैज्ञानिक कारण।
तो इस तरह से हम लोगों ने 14वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता की चर्चा करें। भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, तो इसकी चर्चा करना है। तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखना और राज्य का अपना कोई धर्म न होना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। और भारतीय समाज के निर्माण में उन सभी व्यक्तियों का योगदान है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म को मानने वाले हैं। और भारत विभिन्न धर्मों का समन्वय स्थल है, अतः भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। और धर्मनिरपेक्षता के कारण ही यहाँ विभिन्न धर्मों और समुदायों का समावेश होने के बाद भी सभी धर्म और संप्रदाय एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें आपका पूछा गया है कि भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता की चर्चा करें। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के पृथक निर्माण के लिए आंदोलनकारी नेताओं ने कौन से मुद्दे प्रदर्शित किए थे, उल्लेख करें। झारखंड आंदोलन से संबंधित यह प्रश्न है और इस आंदोलन के कारण ही हमारा जो झारखंड है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था। इसके बाद दोस्तों इसमें जो इसका उत्तर लिखना है यहाँ पर वो लिखेंगे कि झारखंड राज्य के गठन आंदोलनकारी नेताओं ने निम्नलिखित मुद्दों के विरुद्ध प्रदर्शन किए थे। बहुत जो है प्रदर्शन किए थे, रोड जाम किया था और बहुत सारे नेताओं को इसमें जो है कहा जाए कि संघर्ष करते हुए दिक्कत का सामना करना पड़ा था। पुलिस के द्वारा मारपीट भी किया जाता था। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है भूमि का अधिग्रहण बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और गोलीबारी क्षेत्र आदि के लिए, समझ रहे हैं। तो इसके लिए जो है भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था झारखंड में आदिवासियों का या फिर अन्य लोगों का सरकार के द्वारा। इसका दोस्तों अगला पॉइंट है कि रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्यवाही के लिए सरकारी कैंप का बंद कर दिया जाना। अगला पॉइंट में ऋणों, किरायों तथा सहकारी विभाग से प्राप्त कर्मों की वसूली का प्रतिकार करना। और अगला पॉइंट है वन उत्पाद का राष्ट्रीयकरण का निरंतर बहिष्कार करना। और पांचवा है सम्यक विकास का नहीं होने का तर्क, भेदभाव की नीति का प्रतिरोध। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक आपका जितना भी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर थे तो उसको देख लिया है। और इसके बाद आपका नंबर आता है सेक्शन सी का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और आपका जो है प्रत्येक प्रश्न जो है 5-5 नंबर का होगा, यानी कि सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर 20 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि महिला आंदोलन पर एक समाजशास्त्रीय निबंध लिखें। महिला आंदोलन पर निबंध लिखना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि महिलाओं के आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों में वृद्धि देखी गई और विमेंस इंडिया एसोसिएशन WIA 1971, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस और ये IWC नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया, ये जो है आप लोग नाम सुन रहे हैं, ये महिलाओं के पक्ष में लड़ने वाले संगठन या फिर कहें ग्रुप या फिर कहें कि पार्टियां थी, समझ रहे हैं, जो महिलाओं के हित के लिए लड़ाई लड़ रही थी। आगे इसमें लिखना है कि भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल NCWI ऐसे नाम हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लिखेंगे कि जिन्हें सभी जानते हैं, जबकि इनमें से कई की शुरुआत सीमित कार्यक्षेत्र से हुई और इनका कार्यक्षेत्र समय के साथ साथ विस्तृत हुआ। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि उदाहरण के लिए प्रारंभ में ये IWC का मत था कि महिला कल्याण तथा राजनीति आपस में असंबद्ध है। कुछ वर्ष बाद उसके अध्यक्षीय शासन में कहा गया कि क्या भारतीय पुरुष अथवा स्त्री स्वतंत्र हो सकते हैं? यदि भारत गुलाम रहे, हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो कि सभी महान सुधारों का आधार है के बारे में चुप कैसे रह सकते हैं? और यह तर्क दिया जा सकता है कि सक्रियता का यह काल सामाजिक आंदोलन नहीं था और इसका विरोध भी किया गया।
किया जा सकता है। आगे इसमें लिखना है कि प्रायः यह माना जाता है कि केवल मध्यवर्गीय शिक्षित महिलाएं ही सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता करती है और संघर्ष का एक भाग महिलाएं की सहभागिता के विस्मृत इतिहास को याद करना रहा है। उपनिवेशी काल में जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों में महिलाओं ने पुरुषों का साथ दिया और बंगाल में तिभागा आंदोलन, निजाम के पुरुष शासन का, तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष तथा महाराष्ट्र में वर्जी जनजाति के बंधुओं दासत्व के विरुद्ध क्रांति ये कुछ उदाहरण हैं। एक मुद्दा जो हमेशा उठाया जाता है कि यदि सन 1947 से पहले महिला आंदोलन एक स्त्री आंदोलन था तो बाद में उसका क्या हुआ, और इसकी एक व्याख्या यह दी जाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली बहुत सी महिला प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण कार्य में संलग्न हो गई और दूसरे लोग विभाजन के आघात के इस ठहराव को उत्तरदायी मानते हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि सन 1970 के दशक के मध्य में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ और कुछ लोग भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहते हैं, जबकि अनेक चिंताएं उसी प्रकार बनी रही। फिर भी संगठनात्मक रणनीति तथा विचारधाराओं दोनों में परिवर्तन हुआ और स्वायत्त महिला आंदोलन कहे जाने वाले आंदोलनों में वृद्धि हुई। और स्वायत्त शब्द इस तथ्य की ओर संकेत था कि उन महिला संगठनों से जिसके राजनीतिक दलों से संबंध थे से भिन्न स्वायत्तशासी अथवा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थी। और यह अनुभव किया गया कि राजनीतिक दल महिलाओं के मुद्दों को अलग अलग रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज के लिंग भेद के परिणामों की चर्चा करें, यानी कि जो स्त्री पुरुष में या फिर लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है तो इसके क्या परिणाम हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख समाजशास्त्रीय तथ्य यहाँ की जाति व्यवस्था तथा उससे उत्पन्न होने वाले जातिगत भेदभाव रहे हैं और भारतीय समाज में लिंग भेद के परिणाम काफी रहे हैं। एक जाति दूसरे जाति की प्रति अपने संपर्क में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी और प्रत्येक जाति अपनी संस्कृति, खान पान, सामाजिक संपर्क के संबंधों, व्यवसायों, विवाह और छुआछूत के आधार पर एक दूसरे से अलग समुदाय था और इसके परिणाम के अंतर्गत नजदीकी देशों द्वारा काफी फायदा उठाया जाने लगा था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसमें पूछा गया था कि भारतीय समाज के जाति भेद या फिर लिंग भेद के परिणाम क्या हुए। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि संयुक्त परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या हैं? तो पहला है बड़ा आकार। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं जिससे इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती है, फलतः इसका आकार बड़ा होता है। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है और एकल परिवार जो होता है वो छोटा होता है। दोस्तों इसके आगे इसमें लिखना है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है समान रसोई। पूरे परिवार का रसोई घर एक होता है जिसमें पक्का भोजन सभी सदस्य खाते हैं। अगला पॉइंट लिखना है संयुक्त संपत्ति, यानी कि संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है जिस पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति उससे होती है। आगे लिखना है कर्ता। संयुक्त परिवार का एक कर्ता होता है जो परिवार का वयोवृद्ध पुरुष सदस्य होते हैं, यानी कि मुखिया होता है। इसका दोस्तों आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि बाजार किस प्रकार एक सामाजिक संस्था है। बाजार एक किस प्रकार का सामाजिक संस्था है। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि बाजार विभिन्न पक्षों को एक संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि बाजार सभी तरह के सरल, जटिल और आधुनिक समाज की विशेषता रहा है। अर्थशास्त्री यहाँ यह मानते हैं कि बाजार और अर्थव्यवस्था से व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और वहीं दुर्खिम, मैक्स वेबर और अनेक दूसरे समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सामाजिक मूल्य, धार्मिक विश्वास और पारिवारिक दशाएं आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं और यह रूप समाजशास्त्रीय बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट करते हैं। आगे जो लिखना है कि इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर एक सामाजिक संस्था के रूप में बाजार के औचित्य को समझा जा सकता है।
और इसमें आगे लिखेंगे पहला पॉइंट में कि मनुष्य का जीवन जब बहुत सरल और आदिम था तब भी जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करते थे और उस समय भी वस्तुओं की अदला बदली के रूप में विनिमय का कार्य होता था। हाटों और मेलों के रूप में बाजार का समय और स्थान सुनिश्चित थे और उस समय सभी आर्थिक क्रियाओं जनजातियों के सामाजिक संगठन और मूल्यों के आधार पर निर्धारित होती थी। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बाजार व्यवस्था आर्थिक लाभ और प्रतिस्पर्धा के नियमों पर आधारित होती है और किसी भी समाज में आर्थिक प्रतिस्पर्धा और लाभ समाज के नैतिक नियमों को से प्रभावित होते हैं और नैतिक नियमों को छोड़कर की जाने वाली प्रतिस्पर्धा एक तरह का कानून विरोधी कार्य है। इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि आज सभी बाजार श्रम विभाजन की प्रक्रिया पर आधारित है और जैसे जैसे छोटे और सरल बाजार बड़े और जटिल बाजारों में बदलते जा रहे हैं, श्रम विभाजन की प्रक्रिया का भी विस्तार होता जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ें तो अंतिम पॉइंट लिखना है कि वर्तमान युग में बाजार का रूप बैंकिंग प्रणाली, शेयर बाजार तथा बड़ी बड़ी कंपनियों की आर्थिक क्रियाओं के रूप में देखने को मिलता है और इन सभी क्रियाओं पर आयकर, बिक्री कर, सेवा कर और बहुत से नियमों के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 21वां प्रश्न पूछा गया कि नातेदारी की श्रेणियों की व्याख्या करें। नातेदारी में कौन कौन सी श्रेणियां होती है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि व्यक्ति सभी रिश्तेदारों के साथ समान रूप से निकटता नहीं रखता। कुछ नातेदारों को सामाजिक व्यवहार में अत्यंत निकट और आत्मीय माना जाता है जबकि दूसरों के साथ कम निकटता होती है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि आत्मीयता अथवा निकटता की मात्रा के आधार पर नातेदारी की कुछ श्रेणियां बन जाती है और इस प्रकार नातेदारी को हम निम्न श्रेणियों में रख सकते हैं, जिसमें पहला आपका प्राथमिक नातेदारी। आमने सामने की प्रत्यक्ष रिश्तेदारी को प्राथमिक नातेदारी कहा जाता है, जैसे कि पिता और पुत्र, पति और पत्नी, भाई और बहन, भाई और भाई, माता और पुत्र, माता और पुत्री, बहन और बहन। ये संबंध प्राथमिक नातेदारी के संबंध कहलाते हैं क्योंकि इसमें परस्पर प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन होता है। इसका दोस्तों आपका अगला जो पॉइंट है वह द्वितीयक नातेदारी और इसमें जो लिखना है कि व्यक्ति के प्राथमिक नातेदारों या स्वजनों के प्राथमिक स्वजन उसके लिए द्वितीयक स्वजन या फिर द्वितीयक नातेदारी होते हैं। जीजा एक द्वितीयक नातेदार हैं क्योंकि वह बहन प्राथमिक का प्राथमिक स्वजन है और इस प्रकार चाचा व्यक्ति का द्वितीयक नातेदार है क्योंकि वह उसके पिता का प्राथमिक स्वजन है। ठीक है। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखेंगे तृतीयक नातेदारी और प्राथमिक स्वजन का द्वितीयक नातेदार अथवा द्वितीयक नातेदार का प्राथमिक नातेदार व्यक्ति का तृतीयक नातेदार होता है, जैसे कि माता की बहन का पति मौसा व्यक्ति का तृतीयक नातेदार होता है तथा जीजा की बहन व्यक्ति का तृतीयक रिश्तेदार बन जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जिसमें विभिन्न प्रकार के नातेदारी श्रेणियों के बारे में देखा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि बाल श्रमिक निषेध नियम या फिर अधिनियम 1986 के अंतर्गत व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करें, है ना। बाल श्रम को रोकने के लिए जो व्यवस्था की गई है भारतीय कानून में उसका यहाँ पर मूल्यांकन करना है या फिर वर्णन करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बच्चों के लिए संविधान में प्रदत्त अधिकारों के सुनिश्चितीकरण और उसके शोषण से विमुक्त करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं और 1949 में राजकीय विभागों एवं अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के नियोजन हेतु 14 वर्ष आयु निर्धारित की गई है और कुछ अन्य कानूनों द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को शोषण और पीड़ा से बचाने के लिए उनकी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु और सेवा शर्त निर्धारित की गई है। इनमें बागान श्रमिक अधिनियम 1951 और मोटर परिवहन अधिनियम 1961, बीड़ी सिगरेट सेवा शर्त नियोजन अधिनियम आदि प्रमुख हैं और बाल श्रमिकों के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने हेतु 1979 में गुरुपद स्वामी समिति गठित की गई जिसमें बाल श्रम समस्या को गरीबी की देन बताया और सबसे पहले इसे दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि हरवंश सिंह समिति, सनद मेहता समिति, सिंधवी समिति आदि ने भी बाल श्रमिकों को समस्या को गंभीर बताते हुए शीघ्र ही पर्याप्त एवं आवश्यक कदम उठाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इन सुझावों के कार्यान्वयन हेतु प्रयास भी किए गए।
यानी कि भारत में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको बाल श्रमिक कहते हैं, जो कहीं पर काम उम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए, उस समस्या को हल करने के लिए ये सारे प्रयास किए गए या फिर समितियों का गठन किया गया। और उसने क्या क्या बोला ये भी हम लोग देख रहे हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें दिया गया कि बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास, एक विस्तृत अधिनियम बनाकर किया गया है, जिसे बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 कहा जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कई हानिकारक उद्योगों यानी कि कालीन बुनाई, निर्माण कार्य, साबुन निर्माण और पत्थर काटने आदि में कार्य करने पर रोक लगा दी है और शोध परियोजनाएं आदि चलाने हेतु बाल श्रमिक सेल की स्थापना की गई है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 22 VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर था। और दोस्तों इस वीडियो से पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, और इसके बाद भी और भी वीडियो अपलोड करूंगा उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।